दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अरविंद में। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है और जिसमें 3,453 पोस्ट हैं और ये हमारी इस चीज़ का 61 नंबर का वीडियो है। इससे पहले कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी 60 वीडियो आ चुकी हैं जो कि काफ़ी सिस्टमेटिक वे में आई हैं। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हिंदी, और हिंदी में हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अबाउट मी, माई सेल्फ अरविंद यादव, और हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। तो भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। तो जैसे भाषा का लिखित रूप क्या होता है, तो जिसमें हम लिखते हैं, जैसे लिख के भाषा को सर्कुलेट, जैसे लेटर हो गया या कुछ भी हो गया, तो रिटन फॉर्म में क्या होता है, तो हम लिख के भेजते हैं। तो लिख के भेजने की प्रोसेस को क्या करते हैं, तो लिख कर, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन। और बोलकर जो कि वर्बल होता है यानी मौखिक कहते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो भारत की राष्ट्रभाषा जो कि हिंदी है। और उसके अलावा भारत के संविधान में कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो 343 नंबर के आर्टिकल में हिंदी भाषा का मेंशन है। उसके बाद संविधान के कौन से भाग में है, तो संविधान के 17वें भाग में है। इसके अलावा इसे हिंदी भाषा कब अपनाया गया, तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को संविधान में अडॉप्ट किया गया। उसके अलावा संविधान में भाषा से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल, 343 से 351 तक के आर्टिकल जो कि भाषा से रिलेटेड है। उसके अलावा संविधान में भाषा से रिलेटेड कौन कौन से अमेंडमेंट हुए, यानी संशोधन हुए, तो 21 अमेंडमेंट, उसके बाद 71 अमेंडमेंट, उसके अलावा जो कि 92 अमेंडमेंट हुए। और तीनों अमेंडमेंट में क्या हुआ, तो 21वें अमेंडमेंट में जो कि सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद संविधान के 71वें में कौन सी भाषा को जोड़ा गया, तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, यानी कि कोंकणी भाषा हो गई। उसके अलावा उसमें कौन सी भाषा को जोड़ा गया, तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो 92 अमेंडमेंट भाषा में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं जोड़ी गई। और 71वें में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई। और 21वें में 23 जोड़ी गई। तो हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में जो कि भाषाओं का जिक्र है। और 8वीं सूची में भारत के संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाओं का जिक्र है। तो संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है। उसके अलावा भाषाओं के आधार पर राज्य कब पहला राज्य बनने वाला कौन है, तो 1953 में पहला राज्य बनने वाला जो कि आंध्र प्रदेश है। उसके बाद 1956 में कितने राज्य बने थे, तो 14 स्टेट और 6 यूटी बने थे, जो कि भाषाओं के आधार पर यानी लिंग्विस्टिक बेसिस पे बने थे। व्याकरण भाषा में बताता है। तो व्याकरण क्या होता है, किसी भी भाषा या लिपि को शुद्ध रूप से लिखने, समझने और उन्हें पढ़ने के लिए एक कॉमन व्यवस्था बनाए रखना ही भाषाओं का काम, व्याकरण का काम है। व्याकरण यानी ग्रामर, जो कि शुद्ध रूप से लिखना पढ़ना सिखाता है। तो इसमें क्या होता है, भाषा बताता है तो जो कि नियम बताता है, कैसे रूल फॉलो होते हैं, कैसे हर चीज़ें होती हैं, तो उन सबको बारे में व्याकरण हमें बताता है। पुष्प में कौन सा तत्सम शब्द है, तो पुष्प में जो कि शब्द कौन सा शब्द है, तो पुष्प में जो कि तत्सम शब्द है। उसके बाद तद्भव क्या होता है, जो कि तत्सम शब्द का बिगड़ा हुआ शब्द, यानी जो हिंदी हो गया होता है। जैसे कि जो कि हिंदी शब्द होता है जो कि उसे तत्सम शब्द बोलते हैं। तत्सम क्या होता है, जो कि संस्कृत में शुद्ध रूप में ज्यों का त्यों रह जाता है, उसे तत्सम कहते हैं। देशज शब्द जो देश से लिया गया हो। उसके बाद विदेशज शब्द जो विदेश से आया हो, यानी विदेशी भाषा से आया हो, जैसे कि चौकीदार ये सब, या रेलगाड़ी, ये सब आ जाते हैं। उसके बाद देशी शब्द जो देश की भाषा का हो, देशज शब्द कहते हैं। और तत्सम शब्द जो संस्कृत का ज्यों का त्यों हो, उसे देशज शब्द कहते हैं। जैसे हरिद्रिका क्या है, तो हरिद्रिका, हल्दी को हरिद्रिका कहते हैं। और इसे अगर तत्सम शब्द बोल तो हरिद्रिका, और वही अगर हल्दी यूज किया जाए तो क्या है, तो ये तद्भव शब्द है जो कि अशुद्ध फॉर्म है, यानी इस तरह से। तो पुष्प क्या है, तो पुष्प जो कि एक तत्सम शब्द है, यानी संस्कृत वाला शब्द ही है।
उसके बाद ऊ और बड़ा ऊ के उच्चारण स्थान क्या है, तो ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, तो ओठ है। ओठ से हम उच्चारण स्थान करते हैं ऊ और बड़ा ऊ का। ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान ओठ से करते हैं, ऊ और बड़ा ऊ, और उसके अलावा हम प वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान जो कि ओठों से करते हैं। उसके बाद जो कि हम मूर्धा से क्या करते हैं, तो मूर्धा से री और ट वर्ग के वर्णों का उच्चारण हम मूर्धा से करते हैं। उसके बाद तालु से क्या करते हैं, तो तालु से ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान करते हैं, ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान करते हैं। उसके बाद च वर्ण का उच्चारण स्थान य का और स का किससे करते हैं, तो उसका भी तालु से करते हैं। तो अगर हम देखें वन बाई वन, जैसे कि दंत से किसका उच्चारण करते हैं, तो दंत से त वर्ग और त वर्ग का उच्चारण स्थान करते हैं, उसके अलावा स का उच्चारण स्थान करते हैं। कंठ से किसका उच्चारण स्थान करते हैं, तो कंठ से जो कि उच्चारण स्थान होता है क वर्ग का, क वर्ग का उच्चारण स्थान जो कि कंठ से होता है। उसके बाद ओष्ठ से किसका होता है, तो ऊ, बड़ा ऊ और उसके बाद प वर्ग, प वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान जो कि ओष्ठ से होता है। ओठों से किसका होता है, तो ओठों, ओष्ठ और ओठों, तो इसका करेक्ट आंसर है ओष्ठ, ओष्ठ जो कि शुद्ध है। उसके बाद ए, ऐ, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है, तो जो ए है, ऐ है, ओ है, इसका उच्चारण स्थान जो कि इसका ये क्या है, मतलब ये कौन से स्वर हैं, तो ये कौन से स्वर हैं, तो ये संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त स्वर क्या होते हैं, जिसमें दो स्वरों का मिक्सचर होता है, तो इसे कहते हैं। उसके अलावा स्वर कितने होते हैं, 13 स्वर होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे 11 दिया रहेगा, तो हम क्या मानेंगे, जो कि 11 होता है वो टोटल अ से ए तक होता है। उसमें जो दो होते हैं जैसे अ और ये क्या होते हैं, तो ये अयोगवाह होते हैं। तो अयोगवाह को अगर जोड़ते हैं तो हमें स्वरों की संख्या 13 हो जाती है, लेकिन अगर इन्हें हटाते हैं तो टोटल 11 स्वर होते हैं। तो अगर कंडीशन दी गई तो 11 सही रहता है। उसके बाद जैसे कि स्वर की संख्या कहीं 13 कहीं 11 दोनों दी रहती है। मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं, तो मात्राएं जो कि 3 प्रकार की होती हैं। तो मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। और अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छे तरीके से करने के लिए मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की प्रिपरेशन को स्मार्ट तरीके से करने के लिए आपके लिए लाया है परीक्षा एक स्मार्ट टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको कोड यूज करना है ENG50 और जिसमें मिलेगा आपको 50% का डिस्काउंट, मतलब 1000 की टेस्ट सीरीज जो कि आपको मिलेगी 499 रुपीज़ में। और इस तरह से आप हमारा एक कोड यूज करते ही ENG50 आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में जो कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या होती है जो कि 33 होती है, और 33 जो कि व्यंजन वर्णों की संख्या होती है। और जैसे च वर्ग होता है, क वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, प वर्ग होता है, अंतःस्थक होता है, उसमें व्यंजन होता है, उसके बाद संयुक्त व्यंजन होता है। क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो क वर्ण का उच्चारण स्थान जो कि कंठ है, कंठ जो कि क वर्ण का उच्चारण स्थान है। उसके अलावा कंठ में और किसका उच्चारण स्थान है, तो ओ, आ, अ और क वर्ग और ह का उच्चारण स्थान जो कि कंठ है, तो कंठ उच्चारण स्थान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प वर्ग का उच्चारण स्थान का क्या है, तो प वर्ग का उच्चारण स्थान जो कि प वर्ग, जैसे कि प, फ, ब, भ, तो प वर्ग आता है तो इसमें प, फ, ब, भ, म आता है, तो प वर्ग का उच्चारण स्थान जो कि ओष्ठ है, ओष्ठ से हम इसका उच्चारण करते हैं। उसके अलावा दंत से क्या होता है, तो दंत से त वर्ग का उच्चारण स्थान होता है, त वर्ग और स का होता है। कंठ से क्या होता है, तो अ, आ, उसके बाद ओ, आ, उसके बाद जैसे कि अ, उसके बाद क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। उसके बाद ओष्ठ से जो कि ओठ से हमें उच्चारण स्थान था ऊ, बड़ा ऊ और उसके बाद प वर्ग, इनका उच्चारण स्थान ओठ से होता है। मूर्धा से क्या होता है, तो मूर्धा से जैसे री का उच्चारण होता है, उसके बाद ट वर्ग का होता है, उसके बाद स का होता है।
तो इस तरह से मूर्धा का उच्चारण इन वर्णों के हिसाब से ऐसे होता है। तो प वर्ग का करेक्ट आंसर है ओष्ठ, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। दंत से जो त वर्ग और स का उच्चारण स्थान होता है, कंठ से अ आ उ और क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है, ओष्ठ से उ छोटा ऊ बड़ा ऊ और प वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। उसके बाद मूर्धा से री ट और स वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। उसके बाद ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान जो कि मूर्धा है, तो मूर्धा जो कि ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो मूर्धा के अलावा ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा में किस किस चीज़ का उच्चारण स्थान, तो री ट वर्ग और स का उच्चारण स्थान है। और दंत से फिर से हम रिपीट करते हैं। तो दंत से क्या होगा, त वर्ग और स का उच्चारण स्थान होगा। कंठ से क्या होगा, तो कंठ से ओ आ अ क वर्ग और ह का होता है। ओष्ठ से क्या होगा, तो ओष्ठ से ओ औ आ हो जाता है। उसके बाद च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो च वर्ग जो कि उच्चारण स्थान होता है च वर्ग का, तो च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो च वर्ग का उच्चारण स्थान जो कि तालु होता है। तालु और किस किस चीज़ का उच्चारण स्थान होता है, तो छोटी ई, बड़ी ई, उसके बाद च वर्ग, उसके बाद य और उसके बाद स, जो कि तालु उच्चारण स्थान होता है। ई, बड़ी ई, च और य और स का उच्चारण स्थान होता है। प फ ब भ म का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो प वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, तो इसमें प वर्ग का उच्चारण स्थान जो कि ओष्ठ होता है, यानी ओष्ठ से हम प वर्ग का उच्चारण स्थान करते हैं। उसके अलावा अगर पूछ दे ऊ और बड़ा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, तो प वर्ग ही ओष्ठ ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो अंतःस्थ व्यंजन जो कि 4 होते हैं। तो ये 4 कौन कौन से होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन 4 कौन कौन से होते हैं, तो ये होता है य, र, ल और व, जो कि अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। उसके अलावा ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, तो ऊष्म व्यंजन जैसे कि स, उसके बाद स्मॉल स, उसके बाद स और उसके बाद ह, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। उसके बाद य, र, ल, व, जो कि ये व्यंजन होते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा से बना हुआ शब्द विशेषण है जो कि कुलीन होता है, तो कुलीन होता है जो कि संज्ञा से बना हुआ शब्द विशेषण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, तो संज्ञा से बना हुआ विशेषण क्या है, तो गुणी है, जिसमें गुण होता है और गुण में जोड़ के बना होता है ई जोड़ के क्या बनता है, तो गुणी। तो गुणी जो कि संज्ञा शब्द है और संज्ञा शब्द में जो कि ई प्रत्यय जुड़ गया है और उस तरह से गुणी बन गया है। उसके अलावा जापान क्या है, तो जापान जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दान, जाति क्या है, तो ये समूह, जाति जो कि एक कलेक्टिव नाउन है, यानी समूहवाचक संज्ञा किसी जाति की, जैसे भैंस, बकरी, ये किसी जाति का, जैसे मानव, ये किसी जाति विशेष की बात करता है। और दान जो कि भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा जैसे कि ईमानदारी, अच्छाई, बुराई, ये सब भाववाचक संज्ञाएं आती हैं। तो गुण शब्द में क्या है, तो गुण ही हो जाता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा शब्दों से बना हुआ विशेषण नहीं है। तो संज्ञा शब्दों से बना हुआ विशेषण कौन सा नहीं है, तो संज्ञा शब्दों से बना हुआ विशेषण नहीं है जो कि है फुर्ती, और फुर्ती जो कि संज्ञा शब्दों से बना हुआ विशेषण नहीं है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, तो इसमें विशेषण नहीं है। यानी विशेषण क्या होता है, तो किसी शब्द की विशेषता को बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। तो इसमें जो कि अपमान है जो कि संज्ञा शब्द से बना हुआ विशेषण नहीं है। और इसके अलावा वार्षिक, नियमित और अपमानित जो कि संज्ञा शब्द से बनने के बाद विशेषण बने हुए हैं। जैसे वर्ष है, तो वर्ष को, एक वर्ष के पूरे समय को क्या कहते हैं, तो वार्षिक कहते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से प्रयुक्त हुआ विशेषण है, तो संज्ञा से प्रयुक्त हुआ विशेषण कौन सा है, तो इसके प्रयुक्त हुआ विशेषण जो कि इसका करेक्ट आंसर है इच्छुक, जो कि करेक्ट आंसर है।
इनमें से कौन सा सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? तो सर्वनाम से बना हुआ विशेषण कौन है? तो इसमें है तेरा। तेरा जो कि सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है, सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और चैनल को पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने सुझाव और कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।